जहाँ ज़ेब आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इस ये कितने परसेंट है हमारे कोर्स में इसकी वेटेज, ये इन्वेस्ट इसकी जो ये टॉपिक शुरू किया आज, इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की। अच्छा जनाब, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। वैसे तो ये सिलेबस में लिखा हुआ है, अगर आप उधर से ही सर देख नहीं लें। पता। अच्छा, नहीं सर। सिलेबस आईसीएमए की वेबसाइट पे अवेलेबल है मेरे ख्याल में। नहीं चलें सर, जो एक आप बताएंगे, जो आप कहेंगे दिन है हम मानेंगे दिन है, आप कहेंगे रात है हम कहेंगे रात है। आपने नहीं बस जिधर लेके जा रहे हैं हम जा रहे हैं। मेरी मेरी बात सुन ले, रात तो इस टाइम है, आप यही रात है मान। ना, तो सर मान रहे हैं। हाँ जी, मैं कोई रात को रात ही कहूँगा, दिन को दिन ही कहूँगा। मैंने कौन सा जी नहीं सर, नहीं। हम अब आपके पीछे है, जिधर आप ले जाएंगे हम चले जाएंगे। आगे अंजाम चलो, नहीं पता, लेकिन हम पीछे हैं, आपके साथ है। अल्लाह ताला खैर करे। ठीक है अल्लाह। सर। जी सर, ठीक जी मेरे दोस्त, ये सिलेबस के अंदर जो है। मेरा इसका। ख्याल है सर 15-20% है शायद। शायद एक मिनट में देखता हूँ। जी जनाब, इसका जो वेटेज डिफाइन हुआ हुआ है, इसके बाद जो हमने टॉपिक करना है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है। उसका वेटेज 15% डिफाइन हुआ है। जी सर। और जी। ठीक हो गया सर। अच्छा जी। जी इसका 20% वेटेज सिलेबस में डिफाइन हुआ हुआ है जी। जी सर, ठीक। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। चलें बात को लिंक करेंगे। इनफैक्ट हमने कुछ दिन पहले भी जब डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात की थी, तो बात तब भी यही हुई थी कि डिसीजंस दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस वो होते हैं जिनका इम्पैक्ट जो होता है ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम को जो प्रैक्टिशनर्स डिफाइन करते हैं वो फोर्सिएबल फ्यूचर है। और फोर्सिएबल फ्यूचर से मुराद 12 मंथ्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। तो यूजुअली हम ये बात करते हैं कि वो तमाम डिसीजन जिनका इम्पैक्ट 1 ईयर है तो उसको हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस कहते हैं, लेकिन वो तमाम फैसले जिनका इम्पैक्ट मोर देन 1 ईयर है उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहते हैं या लॉन्ग टर्म डिसीजन कहते हैं। इन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहते हैं, इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ टाइटल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इस बात को आगे प्रोसीड करने से पहले प्राइमरीली एक बात हमें हर सूरत में जहन में रखनी है कि डिसीजन कोई भी तरह का हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। इफ़ यू रिमेंबर, जब शॉर्ट टर्म डिसीजंस के हवाले से भी हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि डिसीजन किसी भी तरह का हो, जो बेसिक एनालिसिस उसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस होता है। एज लॉन्ग एज बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट, आप उस चीज़ के फेवर में फ़ैसला करते हैं, और अगर कॉस्ट ज़्यादा और बेनिफिट्स कम है तो आप उस चीज़ के अगेंस्ट डिसीजन करते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन या लॉन्ग टर्म डिसीजन, तो क्राइटेरिया तो वही रहेगा। क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है। हम कंपेयर करेंगे बेनिफिट्स को कॉस्ट के साथ, और अगर बेनिफिट ज़्यादा होंगे और कॉस्ट कम होगी तो हम उस चीज़ के फेवर में डिसीजन देंगे, और वाइस वर्सा। और अदरवाइज हम अगर डिसीजन एडवर्स सिचुएशन है कि कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, बेनिफिट्स कम है, तो हम उस चीज़ के अगेंस्ट डिसीजन देंगे। So for any kind of decision, either it's long term or short term, what we have to do, we have to compare benefits with cost. इससे पहले जो आप पढ़ के आए उस तमाम बेनिफिट्स और कॉस्ट का ही एनालिसिस आपने किया। इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने जिक्र किया था कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिन्हें हम रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं, और कुछ रेवेन्यू ऐसे हैं जो रेलेवेंट रेवेन्यूज़ कहलाते हैं। कुछ ऐसी भी कॉस्ट थी जो डिसीजन से रेलेवेंट नहीं थी, इररेलेवेंट, जिसमें चेंज नहीं आ रहा। एक एग्जांपल शायद हमने उस टाइम वो संक कॉस्ट के हवाले से भी देखी थी। फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो बेनिफिट फोरगोन है जो आप लूज़ कर रहे हैं फॉर अवेलिंग वन ऑल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ अदर।
सो वट एवर यू आर डूइंग, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं, तो डिसीजंस के अंदर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो उसी तरह से रहेगा, बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा। बट प्राइमरली बेनिफिट्स और कॉस्ट के कंपैरिजन के अंदर इन डिसीजंस को सेपरेट क्यों रखा गया, हमने उस टाइम क्यों नहीं डिस्कस किया। जो फंडामेंटल चेंज है या फंडामेंटल डिफरेंस है वो इसके इम्पैक्ट के हवाले से है कि इन तमाम डिसीजंस का, इन तमाम फैसलों का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मुराद हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन आर एसेट्स। अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जिन्हें आप नॉन करंट के फिक्स एसेट्स कहते हैं, उसमें आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट आज ही नहीं मिलेगा, मीन करंट ईयर में ही सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट आने वाले सालों में भी मिलेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा बेनिफिट। पैसे तो आज लगा रहे हैं लेकिन उसके नतीजे में जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो फ्यूचर में मिलेंगे। तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये काम हमें आज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लाइक हम एक प्लांट लगाना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट के हवाले से सोचें तो गवर्नमेंट कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, कोई डैम बनाना चाहते हैं, वट जो भी काम करना चाहते हैं उस पर पैसे आज लगेंगे, लेकिन उससे बेनिफिट आज नहीं मिलेंगे बल्कि फ्यूचर में मिलेंगे। सो जो बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में, उनकी वैल्यू जो फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं और जो आज हम पैसे लगा रहे हैं, इनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसका कॉन्टेक्स्ट जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में चेंज हो रहा है कि जो बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में मिलेंगे उनकी आज वैल्यू कितनी है। तो जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा इसके अंदर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। वो क्या प्रिंसिपल है उस हवाले से भी बात करते हैं, और प्राइमरली कुछ मोटी मोटी बातें पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के हवाले से कुछ बैकग्राउंड बिल्ड कर लें, फिर हम उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले प्रिंसिपल को भी इसके अंदर लेके आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है इनफैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेके चलने का, उसमें एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जिसका इम्पैक्ट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होगा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि कोई भी कह दे बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस में से कोई भी डिविजनल मैनेजर, एनी वन ऑफ दैम, वो ये कह दे कि ये काम करना है तो उस काम को करने के बारे में मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो फौरी तौर पे यस कह दे और उसको उस काम को करने का फ़ैसला कर लिया जाए। प्रैक्टिकली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो यू विल सी दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर कोई ना कोई मैनेजर है, डिविजनल हेड है, जो अपने अपने सेगमेंट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए काम करें, अल्टीमेटली इज रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल फॉर दैट। सो अगर प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है उन्होंने, एक सेकंड मुझे दीजिए प्लीज़।
जी सॉरी। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो डिफरेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, वो अपनी अपने प्रपोजल्स प्रेजेंट करते हैं कि ये काम करना चाहिए, इससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट होगा। या हर सेगमेंट मैनेजर जो है, डिवीजनल मैनेजर जो है, वो अपने सेगमेंट या डिवीजन की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल्स प्रेजेंट करता है। अगर आप इसको स्टेट लेवल पर देखें तो गवर्नमेंट जो डिफरेंट मनसूबे बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन कोई ना कोई प्रपोजल्स आती हैं, और प्रपोजल्स तमाम के तमाम जो हैं एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं करती जाती, उनको इवेलुएट किया जाता है। बिकॉज रिसोर्स अगर लिमिटेड हों और मल्टीपल प्रपोजल्स हों तो फिर प्रायोरिटाइज किया जाता है कि किसको पहले और किसको बाद में करना है। आप रिकॉल कर लें, हमने जब लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस किया डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो तब भी प्रॉबेबली हमने इसी तरह की कोई बात की थी। अब गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में देखें तो जो लास्ट गवर्नमेंट हमारे यहाँ सर्व कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, यूजुअली उन पर जो एतराज़ लगाया जाता था कि दे यूज टू स्पेंड मनी ऑन रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल दैट। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इन पावर है, देवर ऑफ द व्यू के जो पैसे लगाने चाहिए वो शायद हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड करने चाहिए। सो व्हाट डज इट मीन कि यकीनन डिफरेंट ऑप्शंस तो अवेलेबल थी कि ये काम भी किया जा सकता है और वो काम भी किया जा सकता है। सिमिलर यहाँ पे भी जो करंट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं, डिफरेंट जो प्रपोजल्स आते हैं उन प्रपोजल्स को इवेल्युएट किया जाता है। उनको इवेल्युएट करने के बाद फिर रैंक किया जाता है या प्रायोरिटाइज किया जाता है। काम सारे ही अच्छे होंगे, लेकिन वो सारे कामों में से, अच्छे कामों में से भी कौन सा पहले नंबर पे हमने करना है, हमें वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। सो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कैपिटल बजट या जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, उसके लिए एक ऑथराइजेशन प्रोसेस जो यूजुअली आम तौर पे इदारों में ले किया गया होता है, उसमें सबसे पहले प्रपोजल्स रिसीव की जाती हैं। डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है कि आप अपनी अपनी प्रपोजल्स सबमिट करें। डिफरेंट डिविजनल मैनेजर्स हैं, वो अपने अपने प्रपोजल दें कि ये काम किया जा सकता है, वो काम किया जा सकता है, जिससे इदारे को बेनिफिट होगा। वो जो प्रपोजल्स आती हैं उनको स्क्रीन करती है एक कैपिटल बजट कमेटी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवेलुएट करने वाली कमेटी होगी। वो जो प्रपोजल्स आई हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारी प्रपोजल्स ठीक हों। एवरी वन इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो तो अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जो प्रपोजल दे रहा है उसके हिसाब से ये बेस्ट प्रपोजल है। बट ऑन द अदर साइड जो टॉप मैनेजमेंट है, उसकी कोई टीम बनी होगी, वो इवेलुएट करेगी क्या ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये वायबल भी है या नहीं। स्क्रीन किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन तमाम ऑप्शंस को, ऑल्टरनेटिव्स को। थर्ड नंबर पे ऑफिसर्स जो है उस कैपिटल बजट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, दे विल डिसाइड कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज़ वर्दी ऑफ फंडिंग, जिसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसमें पैसे लगाए जा सकते हैं और कौन सा ऐसा काम है जिसमें पैसे नहीं लगाए जा सकते। सारे के सारे जैसे मैं कह रहा हूँ कि वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। मैंने अपने लिमिटेड नॉलेज से जो चीज़ प्रेजेंट की है, दैट माइट बी सूटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन माई व्यू पॉइंट, बट द टॉप मैनेजमेंट तो जब इवेल्युएट करती है तो हो सकता है वो ये समझ रही हो कि ये जो प्रपोजल है ये हमारे किसी और जो प्रोजेक्ट है उसको इफ़ेक्ट करेगा नेगेटिवली। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो स्ट्रेटजिक लेवल पे कमेटी बनी है उसको, उस प्रपोजल को वैसे ही शॉर्टलिस्ट ना करे, रूल आउट कर दे, उसके अलावा अदर ऑप्शंस देखी जाएंगी। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चूँकि कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल इन फैक्ट फॉर द कैपिटल बजट अप्रूवल वही देती है। अब आप हमारे जैसे हैं, ये जो गवर्नमेंट का सेटअप है इसमें भी देखें तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट डिवीजन जिन्हें आप कहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। वो डिफरेंट तरह के प्रपोजल्स बनाते हैं और वो प्रपोजल्स एक लेवल पे स्क्रीन किए जाते हैं। उन स्क्रीन करने के बाद फाइनली वो फेडरल कैबिनेट जो होती है उसकी एक कमेटी है जो इनके लिए फंड्स एलोकेट करने की अप्रूवल देती है, यूजली जिसमें लोग जो शामिल होते हैं, जस्ट अ मिनट।
जी सॉरी। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी प्रपोजल्स बनाते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट, जैसे मैं हेल्थ मिनिस्ट्री या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो अपनी प्रपोजल्स देते हैं और वो फाइनली कैबिनेट से होती हुई वो जो फंड एलोकेशन वाला, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो होते हैं विद परमिशन अप्रूव करते हैं, और उसके बाद ये फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक प्रोसेस होगा। कि इतने प्रोसेस को हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, उसकी फंडामेंटल रीज़न क्या है? फंडामेंटल रीज़न ये है कि जब भी कोई कैपिटल बजटिंग या कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया जाता है तो यूजुअली इट इज़ इरिवर्सिबल, ये चेंज नहीं होता। एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो उसके बाद हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। इन बिटवीन द वे, रास्ते में जो अगर हमने कोई डिसीजन कर लिया तो हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, द पीपल हु लिव इन लाहौर, उनको पता है कि जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे वो ट्रेन का, मेट्रो ट्रेन का चल रहा था, उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली गई। और अगर इन्वेस्टमेंट कर ली गई, मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई एंड दे वर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू दैट, लेकिन वो उसको रिवर्स नहीं कर सके। रिवर्स ना करने की प्राइमरी रीज़न ये है क्योंकि जब ये पैसे हम लगाते हैं तो अगर हम इसको अब विड्रॉ भी कर लें तो भी हमें नुकसान होगा, और इन सर्टन केसेस अगर हमने वो काम किया और हमें नज़र आया अपेरेंटली वो फ़ायदे में था, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो पता लगा फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, तो अगर हम उससे भागना चाहें तो हम भाग नहीं सकेंगे। वी हैव टू कोप विद दैट, हमें चलना पड़ेगा उसके साथ। तो इसीलिए ये जो कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से बात हो रही है, इसके प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये आम तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है एंड देन फिर डिसाइड किया जाता है कि क्या काम करना है और हमने क्या काम नहीं करना। ये उसी जो प्रोसेस है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। जी, और फिर हम जब बात करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से, तो व्हाट वी हैव टू डू यूजुअली, हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को बेस नहीं बनाएंगे, हम बात बनाएंगे कैश फ्लोज को बेस बनाएंगे, कैश फ्लोज। तभी हमने एक बेसिक बात की थी कि डिसीजन करना है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा बेनिफिट्स और कॉस्ट को। और जब हम यहाँ पे बेनिफिट्स और कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम उन बेनिफिट्स और उन कॉस्ट्स की बात कर रहे हैं, उन बेनिफिट्स और उन कॉस्ट्स की बात कर रहे हैं इनफैक्ट जिसके नतीजे में हमारा इन या आउटफ्लो होगा। अब अगर रिकॉल कर सके, जब हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एनालिसिस पर बात की थी तो हमने 2-3 तरह की जो कॉस्ट का जिक्र किया, उसके अंदर एक कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट थी, जो हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, जिसे हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट का भी कहा। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से बात, तो प्राइमरली हम यहाँ पे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को फोकस करने की बजाय कैश फ्लोज के हवाले से बात करेंगे। इसका दूसरा साइड क्यों उसको फोकस कर रहे हैं, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो क्या है वो अभी हम जिक्र करते हैं। जी जाजेब, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है आप पूछ सकते हैं। सर आवाज आ रही है? ये जा रही है आवाज़ से। सर मैं पूछ रहा था मसलन ये काफी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मसलन डिटेल्ड इवैल्यूएशन होती है मसलन कोई भी डिसीजन करने से पहले। जी जी तो मसलन एक इम्पार्शियल मसलन मसलन एक इम्पार्शियल क्वेश्चन है कि जैसे पाकिस्तान की प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, जी पिछली गवर्नमेंट जो कहती थी कि तकरीबन हम ऑलमोस्ट 6% पे ग्रो कर रहे थे, तो ये मसलन उस उनमें मसलन जी उनकी जी पॉलिसीज थी शायद जो भी थी मसलन के इंपोर्ट कर रहे थे या जो भी था मसलन ग्रो कर रहे थे, तो मसलन उसमें ये सारे जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इनमें कोई वैल्यूएशन नहीं है, सारे मसलन सो रहे हैं मसलन देखिए, होता इसमें ये है मेरे दोस्त, कि अचानक से मसलन 2% पे आ गई है ग्रोथ, मसलन अचानक से 5-2 पे आ गई है अब। जी चले कोई मसलन नहीं, आप सियालकोट से हैं ना जाजेब साहब? जी जी जी, अब मैं ज़ाहिर बात है, आप जिस शहर से हैं तो आपने वहाँ से हमारे लिए एक तर्जुमान लाहौर में भेजी हुई है, तो हम जी कुछ जी नहीं कर सकते, वरना आप उनको कहेंगे। एनीवेज, मैं जो हर बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम पॉलिटिकल सिनेरियो से ज़रा हट के प्रैक्टिकली सर मैं सोचें। इम्पार्शियल कह रहा हूँ, इम्पार्शियल इकोनॉमिक व्यू मैं में वही कह रहा हूँ, बताने बस इसमें लगा कोई हूँ। पॉलिटिक्स नहीं है सर। होता ये है कि अगर आप इसको, अब मैं रिसर्च के व्यू पॉइंट से आपको बता देता हूँ, प्राइमरीली ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में जिनका पैसा है उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। अगर मेरा जी सर। बात समझ आ रही तो जवाब देते जाइएगा। जी सर।
तो वो शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन कंपनी के अफेयर्स को शेयर होल्डर्स रन नहीं कर रहे। एम आई राइट? जी सर। कंपनी को अफेयर्स को जो रन करने वाली टीम है वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कुछ नुमाइंदे हैं जो कि इलेक्ट चाहे शेयर होल्डर्स नहीं किए हैं, लेकिन उन्हें जी सर। डायरेक्टर्स कहा जाता है। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बात समझ आती है जी? जी सर। जी अच्छा, सर। अब इसके पीछे एक बेसिक एक प्रॉब्लम या एक थ्योरी है जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में एजेंसी थ्योरी कहते हैं। जी सर। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है इन दो लोगों के दरमियान, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेसिकली असल में मालिक हैं, जी और सर। जो अ, ये डायरेक्टर्स हैं देर एजेंट ऑफ देयर दो शेयर होल्डर्स। ओनर्स। ये उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी तो ये है, ये काम ऐसे करें कि जो कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स में हो। ठीक है जी? जी सर। जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। जी सर। लेकिन जो डायरेक्टर्स कंपनी रन कर रहे होते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते, वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बजाय अपनी पर्सनल वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसे हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। ये जी सर। रिसर्चर्स के व्यू पॉइंट से, कि एजेंट और प्रिंसिपल के जो गोल्स हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। जी एजेंट सर। चाहेगा कि मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, और प्रिंसिपल्स जो हैं, जो ओनर्स हैं, दे विश कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। अगर तो दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइंड हैं, बिल्कुल एक जैसे मिले हुए हैं और एक तरह से काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। लेकिन कहाँ जी ये सर। जाता है कि जनरली जो इंसान होता है वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है। जी सर। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भाई मैं अपना फ़ायदा मैक्सिमम करने का, हमारे यहाँ जैसे बेसिक उसूल है, चोरी वो नहीं कर रहा जिसको चोरी का मौका नहीं मिल रहा। ऐसा ही अदरवाइज है सर। जितनी हो सकती है हर कोई करने की कोशिश करता है। तो जी सर। कहने का मकसद ये है जनाब कि अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर होता है, हर कोई उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहता है। जी सर। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेतहाशा उसमें से बेनिफिट कमा ले। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठा हुआ हूँ, और मेरा एक्स वाई जी को रिश्तेदार है, वो एक बैंक में ब्रांच मैनेजर है। अब उस जी सर। बेचारे को टारगेट मिला होगा कि आपने इतने डिपॉजिट्स इकट्ठे करने। ठीक है? जी सर। जी सर। मैं जिस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, उन्होंने मुझे कहा यार आप अपनी कंपनी के डिपॉजिट हमारे पास क्यों नहीं रखते, हमारे पास रखें। अब जी सर। अगर मैं आप अपने उस चाचे मामे के बैंक जहाँ पे वो ब्रांच है उस पर डिपॉजिट रख दूँ, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसके अंदर, आपको पता है जो इदारे रखते हैं तो सेविंग अकाउंट्स पे अगर कुछ पैसे रख रहे हैं तो उन सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो जी सर। वो अगर इंटरेस्ट पॉइंट्स में भी थोड़ा बहुत कम होगा एज कंपेयर टू जहाँ मेरे पहले पैसे पड़े हुए हैं या कोई और बैंक मुझे ऑफर कर रहा है, लेकिन मैं अपने उस रिश्तेदार को फैसिलिटेट करने के लिए जो परसेंटेज में, पॉइंट्स में 19-20 का फ़र्क है उसको इग्नोर करता हूँ और कहता हूँ चले कोई बात नहीं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन मैं वो पैसे अपने उस रिश्तेदार को फैसिलिटेट करने के लिए रखता बैंक में हूँ, खाता नहीं जी हूँ, सर। लेकिन जी ए सर। बैंक में निकाल के बी में रख देता हूँ। तो सही। ये जो मैंने काम किया है इसके नतीजे में शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हुई, बल्कि 19-20 का ही सही लेकिन फ़र्क पड़ गया उनको। तो ये वो बिहेवियर है जिसे हम अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। समझ पा जी रहे हैं सर। बात नहीं? जी सर। जी सर। तो इसी तरह अगर मैंने रॉ मटेरियल बाय करना है, और रॉ मटेरियल बाय करने वाले जो मटेरियल सप्लायर्स हैं वो कई ऐसी कंपनियां हैं जो न्यूट्रल, और कई ऐसी हैं जो मेरे किसी जानने वाले की हैं, और वो भी अपनी ऑफ़र लगा रहे हैं। तो इन सर्टन केसेस ऐसा भी होता है कि मैं जो मेरे पास मुख्तलिफ़ कोटेशंस आ रही हैं, उन कोटेशन के बारे में मैं उनको बता देता हूँ कि इतनी कोटेशंस आई हुई है, अब आप अपनी कोटेशन उस हिसाब से बना लें। जी सर। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो मैंने, उन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट कोटेशन जो है वो एक पैसा कम करके दे दी। ठीक है, इदारे को तो बेनिफिट ही होगा, लेकिन आज मैं अगर इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, सप्लायर के साथ इंगेज हो गया तो आज तो बेनिफिट है, हो सकता है कल को ये नुकसान की चीज़ बायस बन जाए। समझ पा जी रहे हैं सर। बात? जी तो सर। ये अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर होता है मैनेजर्स का,
जो कि कैश करने की कोशिश करते हैं अपनी पोजीशन को, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ दे आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर ओन। तो 19-20 भी अगर नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और इसको ओवरकम करने के लिए जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके अंदर गवर्नेंस मैकेनिज्म डेवलप हुए, जिसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कहते हैं, वो डेवलप हुआ कि जो जी डायरेक्टर्स सर। हैं उनको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है, वो जो मर्जी जैसे मर्जी अपनी मर्जी से नहीं करें और ये जो एजेंसी प्रॉब्लम है इसको कम से कम किया जा सके। अब इसकी इसी चीज़ को, ये जो रिलेशनशिप है अवाम का और उन इलेक्टेड लीडर्स का, वो भी इसी तरह का है जी कि सर। आपने इलेक्ट किया है टू मेक डिसीजंस टू रन द कंट्री इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जी आवाम के सर। लिए अच्छे फैसले करें, लेकिन वो बाज़ औक़ात आवाम के लिए अच्छे फैसले नहीं होते लेकिन वो कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर प्रिंसिपल वही कार नहीं फरमाया सर, इसमें सर मैं ऐड करना चाहूंगा एक क्वेश्चन। मसलन इसमें ये है कि अवाम के लिए मसलन शॉर्ट टर्म बेनिफिट है और मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म मसलन लॉस है। मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग जी टर्म जी, देखिए वो शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करते हैं। बेनिफिट आवाम का भी नहीं हो रहा, पहली बात इससे तो मैं पहले क्लियर। होता था, मसलन महंगाई कम थी, मसलन कहते थे जी ना जी महंगाई कम है, वो जी, शॉर्ट टर्म देखिए बेनिफिट, ग्रोथ ठीक है। वो तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है ना, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। जी लेकिन सर। जनरली जो आप बात कर रहे हैं, देखिए वो भी इकोनॉमी को समझने वाले लोग हैं, उनके पास प्रोज कॉन्स होते हैं, समझते हैं। हर जी सर। काम करने के जो प्रायोरिटाइज करने वाली बात होती है, ये अब मतलब मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स की थेरीज हैं, वो पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आती हैं। केन्जियन इकोनॉमिक थेरी है, केन सर। उस जी बात को सर। समझें। देखिए बिजनेस के अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपने मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, तो जी सर। इन्फ्लेशन बढ़ने को कंट्रोल करने का तरीकाकार एक तो इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म होता है ना, इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया जाए और आप सारे पैसे मार्केट से उठा के बैंकों के अंदर ले जाएं, ताकि एक तो बोरिंग महंगी हो जाए और दूसरी सेविंग सारी बैंकों के अंदर चली जाए और पैसे लॉक हो जाएं, मार्केट में जी मनी सर। सप्लाई कम हो जाए। जी सर। अब ये मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं जो इस पर डिबेट करते हैं कि इन सर्टन केसेस जब इकोनॉमी इस तरह से श्रिंकिंग पे चल रही हो, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप सारे के सारे पैसे उठा के बैंकों में रख लें, मीन सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दें तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इनफैक्ट आपको इन सर्टन केसेस जो जब ये काम करने के बावजूद अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, तो यू नीड टू टेक एक्शंस एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का रोल डिफाइन किया इन इकोनॉमिस्ट ने। उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट को वो इंसेंटिव इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ाना चाहिए। बिकॉज उस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नतीजे में ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट होंगी, इकॉनमी में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की जो इनपुट आउटपुट है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम आगे चलेगा। बट ये तो एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है इकॉनमी के हवाले से, मैं इस डिबेट पे नहीं जा रहा। मैं जनरली ये बता रहा हूँ कि वट एवर डिसीजन दे आर टेकिंग, उनके पास अपने प्लस माइनस होंगे और किसी और के पास काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर नैरेटिव भी होगा। लेकिन ये बात समझने वाली है कि अगर एक कंपनी के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम होता है। तो डेफिनेटली जब एक बहुत बड़ी कंट्री के अंदर जिसमें 22 करोड़ लोग हैं, 10-12 करोड़ वोटर हैं, वो अगर इलेक्ट करते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव तो यही है कि किसी का भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा इंडिविजुअल वोटर का कि महंगाई ज़्यादा हो वट एवर, तो वो हमारे इंटरेस्ट में काम करें। लेकिन बाज़ औक़ात जो डिसीजंस करने वाले हैं वो डिसीजन जो लेते हैं, या तो वो शॉर्ट साइटेड होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जी सर। या वो अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर की वजह से कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से शायद उनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा हो और लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म लॉस। बेनिफिट की बजाय लॉन्ग टर्म के अंदर जो जिन लोगों ने इलेक्ट किया है उनको उनका नुकसान हो रहा हो। तो जी एक सर। जनरल पर्सपेक्टिव है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अगर इस तरह से इतने डिटेल प्रोसेस के ज़रिए डिसीजंस किए जाते हैं तो उसमें लाइकलीहुड भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकर्स होते हैं स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और जो हमारा ये सेटअप है इसके अंदर नॉर्मली जैसी गवर्नमेंट आती है, जैसे गवर्नमेंट का माइंडसेट होता है, नीचे वाले लोग अपना माइंडसेट उसी तरह से तब्दील कर लेते हैं, बिकॉज दे आर देयर फॉर जॉब ओनली। वो जी बिल्कुल सर। अपनी स्किल को इस्तेमाल नहीं करते। नंबर टू,
कि उनकी स्किल होती भी नहीं है। अब आप इस जी बात सर। को समझें, हमारे यहाँ जो ये जितना भी ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है, इसके अंदर अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बैठा हुआ है, तो ही इज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट। उसको नहीं जी पता सर। फाइनेंस की अलग बे, उसने तो सादा BA MA किया होगा। वो सादा सही BA सर। MA करने के बाद उसने मुकाबले का इम्तिहान पास किया है, और वो इम्तिहान पास करके उसके बाद वो जहाँ पे उस कुर्सी पे बैठ गया है, वो मुख्तलिफ पोस्ट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में शिफ्ट होती रहती हैं। अब करंट गवर्नमेंट के अंदर, या प्रीवियसली भी देखा हुआ आपने, तो हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी वेक्ट्री लगते हैं, इनफैक्ट तो वो ही उसी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, तो वो तो जी फ्रीक्वेंट सर। चेंज होते हैं। ए बंदे का ट्रांसफ़र बी जगह पे और बी का ए जगह पे कर दिया, जितनी देर में जाके वो ए बंदा ए वाली इंडस्ट्री को समझता है जिसका उसको इंचार्ज लगाया गया, उतनी देर में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। जी सर। जब उसको उस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी का इल्म ही नहीं होगा, तो जो डिसीजन लेगा ऑब्वियसली वो उन लोगों से हेल्प लेगा जो उसके नीचे हैं, और जो नीचे वाले लोग हैं वो भी इसी तरह से इल ट्रेंड हैं, रेलेवेंट नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो फिर वो डिसीजन इसी तरह से होते हैं। तो इसीलिए वो जॉब करने के लिए बैठे हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट जो आई होती है गवर्नमेंट, उसका जिस तरह का माइंड सेट होता है वो उसी तरह की रिपोर्टें टेलर करके मैनिपुलेट करके बनाते हैं, और उसको मैनिपुलेट करके बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके बदले में फिर डिसीजन भी वैसा हो जाता है। जो अभी मैंने बात आपसे की है, इसको आगे चल के भी हम जिक्र करेंगे। जी सर। ठीक, थैंक यू। कि सलमान साहब कह रहे हैं इट मीन सर फिजिकल पॉलिसी सारी की सारी वेस्ट होती है, सारी तो नहीं वेस्ट होती। देखिए, अगर 100% वेस्ट हो तो कुछ भी ना चल पड़े। होता यही है कि कुछ ना कुछ 19-20 की गुंजाइश गलती की होती है, और कुछ 19-20 की गुंजाइश गलती की हम खुद भी रखते हैं। जी सर। तो गलत फैसले भी होते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, मतलब उन्होंने अपने बेनिफिट जो होते हैं उनको भी सामने रखना होता है और उससे आगे चलना होता है। अब मैं इस पे ज़्यादा बहस जी सर। करूँगा, ठीक है। ठीक है सर। आप ठीक, लोग थैंक समझ यू। रहे होंगे कि मैं पिछली जी ये सर। का तकाबुल कर रहा हूँ, तो जी मुझे सर। कोई नहीं सर, कंसर्न रेलिवेंट रहना चाहिए हमें अपने को। सर हम कोर्स से रेलिवेंट ही, हम बाहर नहीं जा रहे, मैं कोर्स से, ये कोर्स के कोर्स के। रेलेवेंट ही बता रहा हूँ जी, कोर्स के जी सर, ये रेलेवेंट कोर्स से देखिए, रेलिवेंट है, ये भी आप प्राइमरी अंदर ही है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उसके लिए डिटेल एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट भी करती है। और अगर गवर्नमेंट भी करती है तो उसी की लाइट में जो कुछ हो रहा होता है, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट कर रही होती है, तो एनालिसिस ज़रूर उसके पीछे होता है। उस एनालिसिस के पीछे ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने एनालिसिस बिल्ड किया, अगर वो एनालिसिस ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, गलत होगा, तो इट माइट बी पॉसिबल कि डिसीजन भी उसी तरह से गलत हो जाएं। जी सर। ठीक है। जी सर। तो एनीवेज, हम बात कर रहे हैं कि, एक मिनट मुझे दीजिएगा जी। जी सॉरी। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था जी, इनफैक्ट जो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, वंस दे आर टेकन दे आर इरिवर्सिबल। आप कोई भी काम कर लेते हैं तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब उस डिसीजन के साथ आपको चलना पड़ता है, उसके प्रोज हैं कॉन्स हैं। जो हमने सोचा कि इतने रिटर्न्स इसके नतीजे में मिलेंगे, तो इतने रिटर्न्स उसके नतीजे में मिलेंगे हमने सोचा था, पता नहीं प्रैक्टिकली मिलते हैं या नहीं मिलते। जब ये प्रैक्टिकली नहीं मिलेंगे
तो हम इसका भी एक एनालिसिस करेंगे, उसे टेक्निकल टर्म्स में हम पोस्ट ऑडिट कहते हैं, वो आगे चल के ये सारी बातें आती हैं। बट एनीवेज, फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, हमें उसमें जो बेस बनाना है वो कैश इन और आउटफ्लोज को बनाना है। अगेन जैसे अपने कैश बजट बढ़ा था, रिकॉल कर लें, हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैश इन या आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं। उसकी वजह एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली बात है, सेकेंडली the value of all financial investment is determined by the value of cash flow received and paid। जो पैसे मिले या लगे उनकी बात करते हैं हम। ये जनरली कुछ कैश फ्लोज की एग्जांपल यहाँ पे बताई जा रही हैं जो आम तौर पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ रिलेटेड होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। मैं आपसे कहूँ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये है कि हमने एक प्लांट लगाना है नया, हम ये सोच रहे हैं कि वी शुड मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्लांट। हम एक नए प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो जो नया प्लांट है उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो पैसे हमारी जेब से जाएंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हमारे कैश आउटफ्लोस हैं। नंबर 2, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है। अगर वो प्लांट लगा लिया उसको चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे तो डेफिनेटली उसके बदले में हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस होगा, आउटफ्लो होगा। ये आउटफ्लोज की मिसालें हैं। नंबर 3, कुछ ये सारी नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर हम चलाते रहते हैं उस प्रोजेक्ट को जिसमें जो प्लांट हमने लगाया, अगर बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था, हम कोई और काम भी कर रहे थे, अब एडिशनली एक और प्लांट लगाया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी हमारी। अगर आप समझें तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले जिस प्लांट पे हम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम कोई और चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे हैं, तो मटेरियल कॉस्ट और लगेगी, लेबर कॉस्ट लगेगी, ओवरहेड्स की कॉस्ट लगेगी, फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें टीम एंगेज करना पड़ेगी, वो कॉस्ट भी लगेगी। इसी तरह से अगर आप इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं, जो भी प्लांट आपने लगाया, तो उस प्लांट को रेगुलर इंटरवल्स के बाद ओवरहॉल करवाना पड़ेगा, मेजर रिपेयर को कहते हैं टेक्निकली, तो पैसे उसके बदले में भी जाएंगे। दे आर जस्ट एग्जांपल्स। अगर बात करें इनफ्लोज की, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई पुराना प्लांट बेच के नया प्लांट लगाया है, तो पुराने प्लांट को बेचने के बदले में पैसे भी मिलेंगे, वो आपका इनफ्लो होगा। आपने जो प्लांट लगाया है उसको आपने चलाना है, तो प्लांट के अंदर से पैसे तो नहीं निकलने, लेकिन प्लांट से जो प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्शन को सेल किया जाएगा कस्टमर्स को, और कस्टमर से उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इनफ्लो हमारा काउंट होगा। अगर आपकी कुछ सेविंग हो जाती है, ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रेलेवेंट बात है, अगर आपकी सेविंग हो जाती है, कोई जो प्लांट आप अगर याद करें तो हमने एक वो रिटेन रिप्लेस इक्विपमेंट वाला क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर कोई नया प्लांट लगा लेते हैं तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी पहले लग रही थी उसके मुकाबले में अब कम हो जाती है, तो वो सेविंग है वो भी आपके इनफ्लो के तौर पे काउंट होती है। अगर आप ये प्लांट की लाइफ जब ख़त्म होगी तो इसको आप सेल ऑफ कर देंगे, तो उसके बदले में भी कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। इसे हम सॉल्वेज वैल्यू कहते हैं, सॉल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, रेजिडुअल वैल्यू भी जिसे कहते हैं। देयर आर सर्टन एग्जाम्पल, ये कुछ मिसालें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते ये सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है। अब्दुल सबूर साहब कह रहे हैं वाई सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन द इनफ्लोज ऑफ न्यू कैपिटल बजटिंग इक्विपमेंट। अगर हम रिप्लेसमेंट का डिसीजन कर रहे हैं ना अब्दुल सबूर साहब, हम ये जनरली एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फ़र्ज़ कर लें हमें नया प्लांट लगाना है बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड प्लांट, तो अगर ओल्ड प्लांट रिप्लेस करेंगे उससे पैसे आएंगे, और जो नया प्लांट लेंगे उस पर पैसे जाएंगे, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटफ्लो होगा, और अगर पिछले प्लांट को सेल करके कुछ पैसे आ जाएंगे तो वो इनफ्लो होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ। अगर आपने बिल्कुल नया प्लांट इंस्टॉल किया, कोई ऑलरेडी काम नहीं कर रहे थे, एक नया प्रोजेक्ट ऑप्ट किया, एक नई प्रोडक्ट लाइन आपने डेवलप की है, उस प्रोडक्ट लाइन को डेवलप करने के नतीजे में वट एवर यू आर गेटिंग, वो चीज़ जो आपकी इस चीज़ के अंदर काउंट होगी। तो ये रेलेवेंट क्या है और रेलेवेंट क्या है, जब हम ये कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे तो उस हवाले से हम बात कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ रही होगी जी।
अच्छा जी, तो कैपिटल बजटिंग जो है यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ये डिपेंड करता है नंबर वन आपकी जेब में पैसे कितने हैं। आपके पास जितने पैसे हैं जनाब आप उस हिसाब से ही फॉर श्योर देखेंगे कि जो फंड्स अवेलेबल हैं उन्हीं के हिसाब से अवेलेबल ऑप्शंस देखेंगे। अगर सारी ऑप्शंस वायबल हैं, आपको लगता है कि फ़लाँ काम करना भी बिज़नेस के लिए सूदमंद है और ये वाला काम करना भी, तो कौन सा काम करना है उसका इन्हिसार तो फंड्स की अवेलेबिलिटी पे होगा। नंबर टू, आप रिलेशनशिप देखेंगे प्रपोज प्रोजेक्ट के दरमियान। प्रपोज प्रोजेक्ट से क्या मुराद है इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये रिस्क के हवाले से बात है। आपने कहीं सुना पड़ा होगा कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप तमाम के तमाम पैसे एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं और अगर कोई डाउनफॉल आता है, जो सर्कमस्टांसेस ख़राब होते हैं, उन ख़राब सर्कमस्टांसेस के नतीजे में आपका सारा पैसा एट रिस्क होगा, सारी इन्वेस्टमेंट एट रिस्क होगी। तो इट्स बेटर कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो सारे के सारे पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करें बल्कि मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट करें। ए जगह पे, बी जगह पे, सी जगह पे, ए कंपनी में, बी कंपनी में, सी कंपनी में। इट माइट बी पॉसिबल कि आपका ए कंपनी जो है उससे जो रिटर्न जो है वो कम हो रहे हों सीजनल वेरिएशन की वजह से, या वो बिज़नेस स्लम्प में जा रहा हो, डाउनवर्ड जा रहा हो, लेकिन दूसरा जो बिज़नेस है वो पॉजिटिव ग्रोथ आपको शो कर रहा हो। अगर वो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा होगा तो यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगर आप पहले जिस तरह का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है उसी तरह का एक और प्रोजेक्ट ऐड अप कर देते हैं, उसी तरह का प्रोजेक्ट ऐड अप करने में अगर वो बिजनेस स्लम पे जाता है तो इसका मतलब आपके सारे पैसे रिस्क पे लगे हुए हैं, स्टेक में लगे हुए हैं। अगर आप लाहौर या पंजाब वाली साइड से बिलोंग करते हैं मोस्ट ऑफ यू, तो लाहौर के अंदर से एक ब्रांड इमर्ज हुआ था इन द पास जो कि फूड आइटम्स से रेलिवेंट है, बेकरी ब्रांड था गोरमे के नाम से। सो दे स्टार्टेड यू नो फर्स्टली विद द बेकरी एंड देन ग्रो करते करते उन्होंने बेवरेजेस बनाना शुरू कर दी। बेवरेजेस के अलावा जो भी स्वीट्स हैं वो बनाना शुरू कर दी, मिनरल वाटर बनाना शुरू कर दी एंड ऑल दैट। रेस्टोरेंट है उनका। तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है ये फूड सेक्टर से रेलेवेंट। सो इफ़ देयर इज़ अ रेगुलेशन, एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट, तो जिसमें उनके इस बिज़नेस को नुकसान होता है, तो इसका मतलब उनका सारा पैसा रिस्क पे लगा हुआ है, स्टेक पे लगा हुआ है। तो इट्स बेटर कि वो अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करें। तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इसका मतलब अब सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय किसी बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करें, देन यू मे बी इन इन अ सेफ जोन। तो अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट करना शुरू किया फूड आइटम्स के अंदर, देन ये फूड आइटम्स से निकले तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये लाहौर के अंदर फर्निश्ड होम्स बना के भी सेल करते हैं। दे वर हैविंग अ फार्मेसी, उन्होंने एक फार्मेसी भी बना ली, फार्मेसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। दे वर ऑल्सो हैविंग अ टीवी चैनल विद GNN के नाम से। तो ये सारे के सारे डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ बिजनेस है। अगर किसी एक बिजनेस में इस्लाम पाता है तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन था कि किस में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये देखा जाता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये प्रपोज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, फिर उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। देन कंपनी का जो बेसिक डिसीजन मेकिंग अप्रोच है उसको भी देखना पड़ता है। कंपनी किन प्रोजेक्ट्स को ऑप्ट करना पसंद करती है। पॉजिटिव रिटर्न्स तो देते हैं लेकिन किस हद तक पॉजिटिव रिटर्न्स हों, तो आप उस चीज़ के फॉर डिसीजन देते हैं और अगेंस्ट कब जाते हैं। ये भी देखना पड़ता है कि जिस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली आप इन्वेस्ट कर रही हैं दूसरे प्रोजेक्ट से तो रेलेवेंट नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, इससे आपके दूसरे बिजनेस के रिस्क पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रख रहे, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो हम वो प्रोजेक्ट ऑप्ट करने लगे हैं उसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है। जो रिस्क एसोसिएटेड है हम उसको भी जहन में रखते हुए ये सारी बात डिसाइड करते हैं, और उसको डिसाइड करने के बाद फिर हम आगे इस चीज़ को लेके चलते हैं। सो देर आर वेरियस स्टेप्स यूजली इन्वॉल्व। मैं पहले भी बात बता रहा हूँ कि इनफैक्ट ये सारे जो डिसीजंस हम करने जा रहे हैं इन डिसीजंस को करने
कि बैक एंड पे जो बात इन्वॉल्व है वो प्राइमरीली जो इन्वॉल्व है कि जब भी एक दफ़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया जाता है तो ये इरिवर्सिबल है, कर लिया जाएगा तो फिर हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। तो हम इसलिए बड़ा एनालिसिस करके लिंकेजेस डेवलप करके आउटपुट्स को देखते हुए फिर उससे ऑनवर्ड आगे बात करते हैं। तो जो जनरली बात हमने की वो ये था कि बेनिफिट्स और कॉस्ट का कंपैरिजन होगा, और बेनिफिट्स को हमने इनफ्लोज का नाम दे दिया और कॉस्ट को हमने आउटफ्लोज का नाम दे दिया अगर, तो हम टेक्निकली इन और आउटफ्लोज का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये जो इन और आउटफ्लोज का कंपैरिजन होने जा रहा है, इस इन और आउटफ्लोज के कंपैरिजन के अंदर जी, इन और आउटफ्लोज के अंदर जो है हम जो भी बात करने जाएंगे वो कंपैरिजन करने के लिए जाएंगे इन और आउटफ्लोज का। तो हमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। मैं एक पहले जर्नल सी बात आपसे शेयर कर देता हूँ और उसके बाद फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लिंक करते हैं, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टेक्निक्स हैं उन पे बात करते हैं, और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या रोल होगा उसको भी लिंक करते हैं। मुझे 2-4 मिनट आपसे चाहिए होंगे, मैं स्लाइड नेक्स्ट शो कर देता हूँ, लेकिन मुझे 2-4 मिनट ब्रेक दीजिएगा, मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ जी। मीटिंग एक्टिव है, आई नीड अ ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स, मैं ज्वाइन करता हूँ जी।
जी सॉरी। ओके, मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था वो ये था कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उसमें हम प्राइमरीली जो बात करने जा रहे हैं वो अगेन बेनिफिट्स और कॉस्ट के कंपैरिजन की ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक चीज़ के हवाले से जो आ रही है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की है। तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे भी आपके सामने ये जो एक बात लिखी हुई नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं आज, एक नया इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो $1,30,000 $1,30,000 आपके आज इन्वेस्ट होंगे। और इस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है। और इस इक्विपमेंट की लाइफ ख़त्म होने के बाद यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर एनीथिंग। सॉल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू ज़ीरो है। अब ये प्लांट या इक्विपमेंट वट एवर यू आर गोइंग टू इंस्टॉल, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसके अंदर से पैसे तो नहीं निकलेंगे। इनफैक्ट आप इससे जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसके नतीजे में कुछ कॉस्ट लगेगी, और अगर उस प्रोडक्शन को सेल करेंगे तो कुछ रेवेन्यू मिलेगा। तो जो इनफ्लो मिलेगा कस्टमर से इस सारा काम करने के नतीजे में पर ईयर एनुअल लिखा हुआ है वो $200,000 है। और जो आउटफ्लो होगा आपका उसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसे कह रहे हैं 176,000 है। तो नेट एनुअल जो कैश फ्लो है वो 24,000 का होगा। तो जो 24,000 का आपका कैश फ्लो होगा, जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये सारे पैसे आपको आज नहीं मिलने 24,000। ये 24,000 आपको हर साल बाद मिलना है, यानी पहला साल एंड होगा तो एंड प्रोडक्ट जो है वो 24,000 है। फिर उसके बाद 1 साल के बाद 24,000 मिलेगा, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद एंड सो ऑन। तो अगर आप ये बात समझें कि जो पैसा आज आपके पास मौजूद है, ₹1, ₹100, वो कल जो ₹100 मिलेगा, क्या ये दोनों अमाउंट्स की वर्थ एक जितनी है या एक जितनी वर्थ नहीं है? इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? पहले आप इस चीज़ के हवाले से बताएं। सो वट एवर यू आर गोइंग टू रिसीव टुडे, जो आप आज रिसीव कर रहे हैं पैसा, और जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा, क्या दोनों की वैल्यू सेम है या सेम नहीं है? सर सेम नहीं है। सेम ना होने की क्या वजह है? Sir, there are many economic conditions as well, and also जो accounting की terms में हम कहते हैं that is what time value of money is. ये फाइन, लेकिन हम अगर उसको देखें टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मुराद फिर क्या होगा? That a dollar today is not the same compared to a dollar in the future. वाई? उसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न हम समझना चाहते हैं। यानी ₹1 $1 जो आज हमें हमारे पास अवेलेबल हो वो 1 साल के बाद जो $1 या ₹100 मिलेगा उसके बराबर नहीं है। फाइन, लेकिन Right, sir. क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं है बराबर, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ये जहांजेब साहब आप बताइएगा, आपने हैंड रेस किया। सर रीजन ये इन्फ्लेशन है सर। मसलन अगर पैसे हमारे पास अगर आज 1000 है तो हम वो 1000 बैंक में इन्वेस्ट कर दे तो 10% अगर इंटरेस्ट रेट है तो आफ्टर 1 ईयर वो 1100 हो जाएगा। ये अच्छा, तो मसलन इंटरेस्ट आप रेट जो इन्फ्लेशन कह रहे हैं या इंटरेस्ट कह रहे हैं, कोई एक बात बताएं। सर इंटरेस्ट वो 10% हम रिसीव करेंगे। वो रेट ऑफ रिटर्न सर एक ही चीज है मसलन नहीं, जो है डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट ये तीन सारी चीजें सेम नहीं है। हो एक सेकंड। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ₹100 आज मिले या 1 साल के बाद मिले, ₹1 आज मिले या 1 साल के बाद मिले, इनकी वर्थ बराबर नहीं है, आप लोग ये कह रहे हैं। फाइन, एग्री जी सर करके। वर्थ बराबर नहीं है जी, सर। बराबर नहीं है। सवाल ये है कि वो वर्थ बराबर बराबर क्यों नहीं है? सर तो नहीं यार अभी वही तो कह रहे हैं आपको कि इंटरेस्ट रेट Sir, 10% अगर दे रहा inflation है। की वजह से है ना। इन्फ्लेशन है दूसरा फैक्टर। एक सेकंड, मेरा सवाल पहले सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। जो अभी तक मुझे रिस्पॉन्सेज आए हैं, ये एक तो वर्बल और कुछ लोगों ने ये टाइप करके लिखा। उन्होंने कहा जी चूँकि परचेजिंग पावर सेम नहीं रहती, इन्फ्लेशन फैक्टर है, आज ₹100 की जितनी चीज़ मिलती है हो सकता है साल के बाद ₹100 की वो चीज़ उतनी ना मिले, कम ही मिलती है आम तौर पे, जनरली नहीं है। फाइन,
आप इन्फ्लेशन को अगर बेस बना रहे हैं, परचेजिंग पावर को बेस बना रहे हैं, आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से निकल जाएं। देखिए हमारे यहाँ चूँकि इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती ही है, एज सच कम ज़रा बड़ा मुश्किल ही होता है कि हमें कोई कम हुई हो इन्फ्लेशन। अगर आप डेवलप नेशंस की बात करें, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अगर साल के शुरू में इन्फ्लेशन हर जगह पे होगी, ठीक है जी, साल के शुरू में जितनी इन्फ्लेशन है, अगर साल के एंड पे भी उतनी ही इन्फ्लेशन मेंटेन्ड रहती है, इन्फ्लेशन चेंज नहीं होती, इन्फ्लेशन रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब परचेजिंग पावर ऑफ दैट मनी, वो 100 रुपये की जितनी चीज़ साल पहले मिलती थी उतनी ही साल के बाद मिलेगी। उस 100 रुपये की परचेजिंग पावर उतनी की उतनी रहेगी इफ़ इन्फ्लेशन इज कॉन्स्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रिंसिपल आप जो बात कर रहे हैं कि आज का 1 रुपया, आज का 1 डॉलर 1 साल के बाद वाले 1 डॉलर के बराबर नहीं होगा, उसके पीछे बिल्कुल भी ये वाला फैक्टर कार फरमान नहीं है इन्फ्लेशन वाला। इन्फ्लेशन अगर कांस्टेंट भी हो तो क्या सूरत हाल होगी, हमें उस चीज़ को समझना है। जहांजेब साहब आपने हैंड रेज़ किया हुआ, लेकिन इससे पहले किसी और साहब ने भी हैंड रेज़ किया, ज़रा उनको पहले इन्वॉल्व कर लें। जी अलीज़े, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो चीज अनसर्टेनिटी भी तो है ना, कि हमें तो नहीं पता कि अगर हम अभी मतलब हमें पैसे वो मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। हालांकि वो प्रॉमिस करते हैं मगर जरूरी तो नहीं है कि मतलब हमें वो मिलेंगी, रिस्क तो इन्वॉल्व है ना। मुझे रिफ्रेम कर लेने देगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 100 रुपया आज मिल गया है और 100 रुपया 100% श्योर है कि साल के बाद मिलेगा, ठीक है? तो व्हाट इज़ बेटर फॉर यू टू टेक मनी राइट नाउ, या 1 साल के बाद जो मेरी कमिटमेंट है हर सूरत में लगे, गारंटी है, तो आप वो 1 साल के बाद लेंगे? सर अभी ही लेंगे ना, क्योंकि हम अभी के बेनिफिट को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, कि मतलब हमें साल बाद तो मतलब जस्ट अ हम मिनट, इस चीज को जस्ट सर। जी सॉरी, अच्छा जी, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंफर्म है हमें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, आज मिलें या 1 साल के बाद मिलें, ये कंफर्म है दोनों सूरतों में। तो जवाब ये मिला कि हम आज ही लेना पसंद करेंगे, फ़ाइन। अगर हम आज लेना पसंद करेंगे तो रीज़न क्या है आज क्यों लेना पसंद कर रहे हैं, उस चीज़ पे गौर करें। जी कोई जवाब दे रही थी अलीज़े, आप बोलिएगा। सर मैं ये कह रही थी कि मतलब अगर हम जो प्रेजेंट के जो है बेनिफिट्स उसको ज्यादा करेंगे ना प्रेफर, कि हमें फ्यूचर में मिले वही बेनिफिट, तो मैं ये बात कह रही थी। ठीक है जी। अच्छा जी, कोई और कोई जवाब देना चाहता है तो बताइएगा। एनीवन एल्स? जी सर, मैं ये जी कह रहा था राजेश साहब, कुछ नए लोग भी बात करना चाह सर। रहे हैं, कर इससे लें कर पहले लें उनको कर लें मौका दे लें, कर ज़रा लें। नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी और इसके बाद फिर बात करते हैं आपसे भी। मारूर आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये है कि अगर हमें अभी पैसे मिलते हैं तो वो वर्थ मोर हैं देन के जो हमें फ्यूचर में मिले। ठीक है जी। मसलन अगर हमारे पास 100 डॉलर्स हैं, ठीक है, तो अगर हम उन्हें इन्वेस्ट करते हैं और उस पे हमारा 5% इंटरेस्ट लगता है, तो हमें ईयर पे उस 105 डॉलर्स मिलेंगे।
विद ठीक इंटरेस्ट। तो मतलब ठीक हम उस पैसे पे हम लोग अर्न कर सकते हैं। अगर हमें अभी पैसे मिले तो हम उस पैसे पे अर्न कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू कि हमें ठीक जो है फ्यूचर पे पैसे मिले तो भाई हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हम उससे कुछ अर्न कर सकते हैं, फाइन, ठीक है जी। इसका मतलब अगर हमें आज पैसे नहीं मिलेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू अर्न दैट। जी मानूर, आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। मेरा सवाल ये है कि अगर वो पैसे आज नहीं मिलेंगे तो हम वो जो आप कह रहे हो कि जी अर्न कर सकते हैं, वी विल बी अनएबल टू अर्न दैट, एम आई राइट? यस सर। अच्छा जी, चलें। अगर आप लॉजिकली समझें तो किसी और ने भी हैंड रेज किया, मैं उससे ले लूँ इनपुट, फिर मैं बात कर लेता हूँ। एलिज़े, आपने बात कर ली भी है, मज़ीद बात तो नहीं करनी आपने? यस सर, बात कर लिया मैंने। जी ठीक है, ओके जी। अब्दुल सबूर साहब, अब आप बात करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो होती है, इसको भी जी हमें कंसिडर शाबाश। करना चाहिए ना सर देखिए, इसमें। अभी जो लास्ट में बात की गई मानूर की जानिब से, जो आप भी बात कर रहे हैं, फैक्टर वही है। ये बात समझने की कोशिश करें कि जो पैसे हमें आज मिलेंगे उसका प्राइमरी एडवांटेज सिर्फ एक ही है। वो क्या? कि अगर वो पैसे हमें आज मिल गए होंगे तो हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके 1 साल के बाद तक उस पैसे से ज़्यादा पैसे में कन्वर्ट करेंगे। वी कैन गेट समथिंग बाय इन्वेस्टिंग दैट ₹1 और ₹100 और $1 और $100 टुडे। हमें 1 साल के बाद उस पर कुछ पैसे अर्निंग के तौर पे जनरेट हो सकते हैं। तो अगर वो पैसे आपको आज नहीं मिले, अगर वो पैसे आज आपको नहीं मिले तो यू आर गोइंग टू लूज समथिंग। आप कुछ लूज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। क्या लूज कर रहे हैं? जो लूज कर रहे होते हैं उसे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से याद करते हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल जी। ऐसे ही है। ऐसे ही है सर, आप जो ऐसे ही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से याद करते हैं, जी इनफैक्ट सर। जो आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए के बराबर नहीं है, उसके पीछे इन्फ्लेशन फैक्टर नहीं है। उसके पीछे जो प्राइमरी रीज़न है वो इंटरेस्ट है, वो रिटर्न है जो आप अर्न कर सकते थे, लेकिन बाय नॉट रिसीविंग दैट मनी टुडे आप उसको लूज कर रहे हैं। तो जैसे बात हुई डिसीजन मेकिंग के अंदर कि हम इंक्रीमेंटल की बात करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात भी करते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हम उसको इन्वेस्ट करके कुछ अर्न कर सकते हैं। तो इनफैक्ट जो फ़र्क आता है पैसे की वैल्यू में, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से फ़र्क आता है। मैं अभी सामने जो एक चीज़ लिखी है, पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूँ और फिर मैं आगे लेके चलूँगा। ये जो सारे मेथड डेवलप हुए, ये सारे मेथड लॉजिकल है, इलॉजिकल कोई नहीं होगा। लेकिन चीज़ें जो कि एवॉल्व होती हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरती हैं, इवॉल्व होते होते बेहतर से बेहतरीन तरीक़ों की तरफ गए। जनरली हमने बात की कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहते हैं तो बेनिफिट्स और कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे, फाइन। तो जब आप बेनिफिट्स और कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं तो सादा सा तरीकाकार तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी होता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट जो निकलता है उस प्रोजेक्ट से, उसको आप इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट से डिवाइड करें। आपने कहीं रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सुना पड़ा होगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जितना आपके पास पैसा मौजूद है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और उसके बदले में जितना आपको रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ये एक तरीका कार है। ये कैसे होगा ये भी हम करेंगे, मैं जनरली एक बात बता रहा हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि हमारे लगाए हुए पैसे हमें कितने अरसे में वापस मिल जाएंगे। पे बैक पीरियड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट बैक आर मनी। हमने 10,000 रुपया लगाया, तो 10,000 रुपया जितने अरसे में बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट्स की सूरत में वो पैसे हमें वापस मिलेंगे, इसका मतलब असल प्रॉफिट या असल रिटर्न तो उसके बाद शुरू होगा। तो जितना जल्दी हमारा लगाया हुआ पैसा हमारे पास वापस आ जाता है, उतना वो बेहतर होगा पे बैक पीरियड भी। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अंदर हम एक बात जो इग्नोर कर रहे थे वो ये थी
कि जो पैसे आपको मिलेंगे वो आज नहीं मिलेंगे बल्कि वो फ्यूचर में मिलेंगे। तो अगर फ्यूचर में मिलेंगे तो आपको जो चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है अगले मेथड्स को समझने के लिए, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। मैंने स्लाइड्स आप लोगों से शेयर की थी, मैं उनमें से मोटी मोटी बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। कुछ चूँकि आप लोग कुछ पहले भी पढ़ा होगा, अगर आप लोग बैचलर्स या मास्टर्स करके आए हैं यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस, बट एनीवेज जो वैल्यू ऑफ मनी है उसके दरमियान फ़र्क जो है वो क्यों आ रहा है, ये सामने आपको लिखा नज़र आ रहा है कि हम रिसीव करें अगर ₹1 टुडे, इट्स वर्थ मोर देन ₹1 इन द फ्यूचर। और ये किस वजह से है? ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यही बात हम बार बार कर रहे थे। ये वो इंटरेस्ट है जो हम अर्न कर सकते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसीविंग ₹1 इन द फ्यूचर इज द इंटरेस्ट we could have earned if we have received the ₹1 today। अगर आज मिल जाता हम उसको इन्वेस्ट करते और इन्वेस्ट करके कुछ उस पर रिटर्न अर्न कर सकते। सो अगर हमें आज नहीं मिलेगा तो हम लूज कर रहे हैं वो रिटर्न, इसे हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर कर लें तो आज का ₹1 कल के कितने पैसों के बराबर होगा, हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और कल का ₹1 आज उसकी कितनी वर्थ बनेगी वो भी हम निकाल सकते हैं। मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं, यानी जो आज का पैसा है ये कल कितने के बराबर होगा, या कल का पैसा आज कितने के बराबर होगा, उसको निकालने के लिए अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाए, वो इंटरेस्ट मिल जाए, तो जो आज का पैसा है उसमें वो इंटरेस्ट ऐड कर दे तो हमें फ्यूचर की वर्थ मिल जाएगी। और अगर फ्यूचर की वर्थ हमें पता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंटरेस्ट का हमें पता लग जाए, तो उस फ्यूचर वर्थ के अंदर वो इंटरेस्ट अगर एक्सक्लूड कर दें तो आज उस पैसे की कितनी वर्थ है हम उस तक पहुँच सकते हैं। तो जो बात लिखी हुई है कि आज के ₹1 को अगर हम वो मेजर कर लें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आज के ₹1 को फ्यूचर वैल्यू के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसे टेक्निकल या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की टर्म्स में कंपाउंडिंग का नाम दिया जाता है। कंपाउंड कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के पैसे को फ्यूचर में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता हो, या हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता हो तो फ्यूचर में जो हमें ₹1 $1 मिलना है आज उसकी कितनी वर्थ होगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे फाइनेंस की टर्म्स में डिस्काउंटिंग का नाम दिया जाता है या प्रेजेंट वैल्यू का नाम दिया जाता है। आई होप बात समझ आ रही होगी। जी Yes, sir. तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है ये तरीक़ाकार अभी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ₹100 आज डिपॉजिट करा देते हैं 6% पर एनम इंटरेस्ट के अंदर, तो हमें पता है कि 1 साल के बाद ये पैसा ₹106 के बराबर होगा। सिंपल बात है, मुश्किल बात नहीं है। 100 में इंटरेस्ट आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज का पैसा फ्यूचर वैल्यू के बराबर किया जा सकता है। ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स पे इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो कि अभी आप पेपर्स वगैरह में फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं होते आपके यहाँ, पर मैथमेटिकली ये तरीक़ाकार लिखा है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जितनी आज वर्थ है इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये FVIF स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। I स्टैंड्स फॉर, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, I स्टैंड्स फॉर I रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो, और N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स, जितने पीरियड्स के लिए। अभी हमारी एग्जांपल में 1 साल के लिए है। एक तरीक़ाकार ये तो यह है, या तो टेबल से इस्तेमाल करनी है। टेबल क्या है, वो मैंने आपको भेजे में, मैं वो टेबल पे भी खोल के दिखाता हूँ। दूसरा तरीक़ाकार ये है, ये जो मैथमेटिकली हमने लिखा, वो लिखा है हमने फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + I रेज़ टू पावर N। अब ये क्या चीज़ है, मैं क्योंकि ये चीज़ समझना हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। देखें, हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी है वो इनफैक्ट बराबर होगी प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, I इंटरेस्ट। जहाँ समझना है वहाँ पर रोक लीजिएगा जी। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, जो बराबर होगी वो प्रेजेंट वैल्यू के,
अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर समझ पा रहे हो बात आप, तो अगर आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू, अब अगर आप इक्वेशन की दूसरी साइड देख रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू कॉमन ले लेते हैं और पहले वाली प्रेजेंट वैल्यू की जगह 1 बचेगा प्लस दूसरे वाला जो इक्वेशन है उसमें से भी प्रेजेंट वैल्यू कॉमन हो गया हुआ है पी वी इंटू आई, तो इसमें से क्या बचेगा 1 प्लस आई। अब अगर आपका नंबर ऑफ पीरियड 1 है तो आपको 1 टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 2 है तो 2 टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, 3 है तो 3 टाइम मिलेगा। इसीलिए इसकी जो पावर है वो n लिख दी जाती है। ये मैं पावर के लिए कैप का साइन डाल देता हूँ ताकि आपको पता लगे पावर n मीन्स जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स होगा। जी ये बात समझ आई है या नहीं समझ आई बात? जी जी ये बात समझ आई है एनीवन? यस सर आ गई है। ग्रेट जी। तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो आज का पैसा है इसको फ्यूचर के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखूँ, ये जो इक्वेशन मैंने ये वाली एंड पे फाइंड की है, अगर इसको यहाँ पे लिखूँ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू और हमने मल्टीप्लाई किया इसको 1 प्लस आई, मैं आई ज़रा डिनोट करने के लिए स्मॉल आई लिख देता हूँ कि वो ज़रा मिक्स हो रहा है, 1 प्लस आई और रेज टू पावर n है। अगर इससे मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड, वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस आई रेज टू पावर n। आई होप समझ आ रही है बात। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, यानी इक्वेशन की दूसरी तरफ प्रेजेंट वैल्यू बच गया है। मैं इसको रीअरेंज कर दूं अगर, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू जी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n, ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? जी यस सर लिखा जा सकता है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है फिर फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। अब ये मैथमेटिकल तरीकाकार है, तो यानी जो इक्वेशन पहले ये वाली बनी है उसी की मदद से हमने ये प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये बात समझ आ रही है अगर तो? जी यस सर समझ आ गई। जी दैट्स ग्रेट। सो वी आर गोइंग बैक आपको जी चलें जी वापस इसी पे। तो जो हम वैल्यू निकाल रहे थे ये वो ये थी, या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n, या हम ये टेबल से कैलकुलेट करके भी। तो ये जो टेबल्स बने हुए हैं इनफैक्ट ये 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 2 3 4 5 बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये हेल्प की और टेबल डेवलप किया कि आप ये ख़ुद से सॉल्व करने की बजाय 1 प्लस 1, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है तो 1 की पावर 1 से लेके एंड सो ऑन चलते गए पावर 1 2 3 4 5 6 7 करके एक टेबल डेवलप कर दिया जिससे हम ये सीधा सीधा फैक्टर ले सकते हैं। इसे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहा जा रहा है। तो 1.06 है, अगर ये फ़र्ज़ कर लें अगली एग्जांपल लिखिए भी 5 साल तक इन्वेस्ट हो, तो आप 1 प्लस 1.06 की पावर अगर ख़ुद कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद है 1.06 की पावर 5 कर लें तो वो जितनी वैल्यू बनेगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये टेबुलर फॉर्म के अंदर भी जो टेबल्स भी मैंने आपको सेंड किए थे
उसके अंदर भी ये चीज़ इसी तरह से मौजूद है। अगर आप कोई 1.06 की पावर 3 कर दें। जी राजा सदाम साहब आप बात कर सकते हैं। राजा सदाम साहब आपका माइक म्यूट है। जी राजा सदाम साहब करें बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बोलिए सर, ये जनाब। टेबल्स अलाउड हों? जी टेबल्स अलाउड होते हैं। पहले जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है ना आपका, उसके अंदर तो टेबल खुद से प्रोवाइड किया जाता है, पेपर के अंदर प्रिंटेड ही होता है। ठीक है। किसी ज़माने में ठीक। पूरे टेबल दिए जाते थे, लेकिन अब ये होता है कि जो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट होता है ना टेबल का, वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट एनीवेज मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि आप खुद ये फार्मूला कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं और अदरवाइज टेबल से हेल्प ले सकते हैं। टेबल्स रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर देवर अलाउड, और वो खुद से उतना एक्सट्रैक्ट जो है टेबल का, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में टेबल पेपर के अंदर ही लिखा होता था। चलें, अब स्क्रीन नज़र आ रही है, ये टेबल नज़र आ रहा है। ये देखिए जी, फ्यूचर वैल्यू of interest factor for the $1 compounded at K rate of interest। ये लिखा हुआ है FVIF। अगर स्क्रीन में थोड़ी सी बड़ी कर दें, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर K, N लिखा हुआ है 1 + K यहाँ पे I के तौर पे यूज हुआ है, पावर N। हमारे पास जो रेट चल रहा था वो 6% था, और 6% पे 5 सालों का ये एक तरफ इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और एक तरफ पीरियड्स चल रहे हैं। तो ये पीरियड जो है वो 5 साल है। हम 5 साल की रॉ में 6% के कॉलम में देखें तो 1.33 बनता है। तो ये 1.33 है। आप इस 1.33 को ही यूज़ करेंगे। वहाँ पे जो खुद से कैलकुलेटर से भी सॉल्व किया है तो वो भी यही बना था 1.33, और उसके हिसाब से हमने इस चीज़ को कंटिन्यू किया था। जी तो बात समझ आई है थोड़ी बहुत या नहीं समझ आई जी? जी सर। चलें, दैट्स ग्रेट जी। तो बेसिक जो डिस्कशन है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे आज हमने बात की है। आप लोग भी काइंडली जो स्लाइड्स हैं स्पेशली टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, इनको गो थ्रू करें, और इनकी मदद से फिर हम कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और जो कैपिटल बजटिंग वाले आस्पेक्ट्स हैं, जो डिसीजंस किस तरह से किए जाते हैं, इंशाल्लाह उस पर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। If there's any question related to today's discussion तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम कंक्लूड करते हैं। बाकी बात इंशाल्लाह विल डू इट टुमारो। जेंटलमैन, बुक का चैप्टर नंबर बता दूं मैं, कैपिटल बजटिंग के नाम से ही था। मैं चलें, लेट मी ओपन द बुक। मैं वो बुक ओपन करके आपको ग्रुप में चैप्टर नंबर लिख देता हूँ। किताब तो मैंने भेजी हुई है, मैं आपको चैप्टर नंबर पे लिख देता हूँ ग्रुप के अंदर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से ऑनवर्ड्स।